जय हिंद प्यारे बच्चों। आज फाउंडेशन सेंचुरी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जिसका नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। राइज ऑफ हिटलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनसीईआरटी ने 9th क्लास में इसको डाला हुआ है और हम समझेंगे कि इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने क्यों इंक्लूड किया है, इस चैप्टर का महत्व क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर एट 9th स्टैंडर्ड लेवल। हिस्ट्री का ये टॉपिक है। हिस्ट्री यानी हर वो चीज़ जो हो चुकी है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आया नहीं वो फ्यूचर है, और जो हो चुका है वो पास्ट है या हिस्ट्री है। हिस्ट्री में नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म बेसिकली आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि एक आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी यानी थॉट्स जिनको प्रायोरिटी बनाकर कोई भी चीज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है नाजिज्म, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है फासिज्म, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है इंपीरियलिज्म, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है कम्युनलिज्म, फॉर एग्जांपल एक आइडियोलॉजी है रीजनलिज्म। तो ये सब आइडियोलॉजीज है। These are all kinds of different ideologies. Second इसमें नाम है हिटलर का। Now Hitler was a person. Hitler was a dictator of Germany. Dictator of Germany. नाजिज्म देने वाला जो व्यक्ति था या उसको पॉपुलर करने वाला जो व्यक्ति था वो हिटलर ही था। इस चैप्टर में आपको मेनली जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और जर्मनी की हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। कब शुरू हुआ था भाई? 1914 में, और ये वॉर 1918 तक चला। मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं ज्यादा क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो, हम टॉपिक से डाइग्रेस हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। बट मैं आपको लेके आता हूं जर्मनी तक। बट क्योंकि उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूज होता है तो हम थोड़ा सा उसको देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ वॉर मेनली विच टुक प्लेस इन यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली कहां पर हुआ है? यूरोप में। हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो साइड थे। एक थे एलाइड पावर्स यानी कुछ कंट्रीज का ग्रुप जिन्हें एलाइड पावर्स बोला जाता था, और दूसरे थे एक्सिस। दूसरे कौन थे? एक्सिस। एलाइड पावर्स में आते थे जैसे फेमस कंट्री इंग्लैंड, दूसरा एक कंट्री आता था फ्रांस, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज। और दूसरी तरफ एलाइड का सामना कर रहे थे जर्मनी फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रिया फॉर एग्जांपल। बट मेनली हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है अभी? जर्मनी। तो हम जर्मनी को पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को यह लगा कि वो ये युद्ध जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वॉर के अंदर घुसा तो वॉर इतना लंबा खिंच गया कि उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और जर्मनी लॉस्ट दी वॉर। जर्मनी वो युद्ध हार गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार जाता है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये स्टोरी को समझना जरूरी है। इस स्टोरी को समझ के ही आप जान सकते हैं कि नाजिज्म था क्या, हिटलर था क्या, हिटलर था कौन, वो आया कहां से, और उसने क्या क्या आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार किया। सो जर्मनी लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है तो उसके बाद जर्मनी लॉस्ट दी वॉर। उसके बाद जो देश जीते थे यानी जो विनिंग कंट्रीज थे, जो विनर्स थे जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, विनर्स इम्पोज्ड ए ट्रीटी ऑन जर्मनी फोर्सफुली। जर्मनी जब युद्ध हार जाता है तो उसके बाद जर्मनी पर फोर्सफुली एक ट्रीटी लगाई जाती है और जर्मनी पर कुछ पेनल्टीज लगाई जाती है। ये ऐसी बात है कि एक मैच हुआ और उस मैच में जो जीता उसने हारने वाले पर कुछ पेनल्टीज लगा दी। सो बेसिकली ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में दूसरे साइड इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश जीत गए और जर्मनी हार गया। इस हार के बाद जर्मनी पर कुछ फाइन्स लगा दिए गए और वो फाइन्स लगाने के लिए जर्मनी को जबरदस्ती एक ट्रीटी पर भी साइन करवाए गए। 1919 में
फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है वर्सेली। क्या नाम है? वर्सेली। वर्सेली में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सेली या फिर वर्सेली ट्रीटी। उस ट्रीटी में दो लोगों ने साइन किए, एक तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश और दूसरी तरफ जर्मनी। और ये सब जोर जबरदस्ती का काम चल रहा है भाई, सब कुछ फोर्सफुली चल रहा है। तो जर्मनी दुखी है इस बात से, दुखी से भी ज्यादा जर्मनी के लोग इस बात से गुस्सा भी है कि उनके साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो हारे हैं, हमें मानते हैं, जर्मनी के लोग ये सोच रहे होंगे कि हम हारे हैं मानते हैं, लेकिन हमारे साथ इतनी जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए एटलीस्ट, पर नहीं। हिस्ट्री इज समटाइम्स रिटन बाय विनर्स। तो हिस्ट्री इनके पक्ष में थी और इन्होंने इन पर एक ट्रीटी लगा दी। उस ट्रीटी का नाम था वर्सेली ट्रीटी। वर्सेली ट्रीटी जब जर्मनी पर लगी तो जर्मनी को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारा फाइन देना पड़ा, जर्मनी पर बहुत सारी पेनल्टी लगाई गई, जर्मनी पर यह ब्लेम भी लगाया गया कि आपकी वजह से वॉर शुरू हुई है, तो यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर वॉर। ये जर्मनी से बोला गया, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर वॉर, आपकी वजह से वॉर हुई है, और जर्मनी पे बहुत सारा फाइन लगाया गया। इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी से 13% एरिया भी छीन लिया गया। 13% एरिया वॉज स्नैच्ड अवे, ले लिया गया। इस 13% एरिया में जर्मनी की बहुत सारे कोल रिजर्व्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज आते थे, वो भी चले गए। इस 13% एरिया में जर्मनी की 10% पॉपुलेशन रहती थी, वो भी चली गई। जर्मनी का बहुत नुकसान हो गया, जर्मनी के लोग बहुत दुखी थे इस बात से। जर्मनी के जिन लोगों ने या जिस सरकार ने ये ट्रीटी साइन की थी, जर्मनी के लोग उससे भी बहुत ज्यादा नाराज थे। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी पर एक और शर्त लगाई गई, दैट वाज डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन इसका मतलब जर्मनी को अपनी मिलिट्री भी कम करनी होगी, उसको अपनी मिलिट्री पावर को भी कम करना होगा। यानी जीतने वाले देशों ने जर्मनी को पूरी तरीके से कमजोर बना दिया। जर्मनी के लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम समझ रहे हैं ये बात? तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, सोने पर सुहागा। और ज्यादा बुरी हालत कैसे होने वाली है? एक तो जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हालत बहुत खराब हो गई। जर्मनी इन द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही बुरी स्थिति में था, बहुत ही वीक हो चुका था, क्योंकि इस पे सब ट्रीटी लग गई थी। दूसरी चीज, जर्मनी में उस टाइम पर एक गवर्नमेंट भी थी जिसका नाम था वीमार रिपब्लिक। क्या नाम था? वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो बेसिकली एक वीक गवर्नमेंट थी। कैसी थी? वीक गवर्नमेंट। वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, उसके लीडर्स बहुत पावरफुल नहीं थे। अनस्टेबल गवर्नमेंट, बहुत ही बेकार करो। और इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा खराब थी, पुअर पॉलिसीज, बहुत ही ज्यादा खराब पॉलिसीज। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जर्मनी में 1923 की बात है। 1923 में जर्मनी में अचानक से बहुत ज्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। जर्मनी में अचानक से 1923 के आसपास इंडस्ट्रीज लॉस में जाने लगी। इंडस्ट्रीज जब लॉस में जाती हैं तो इंडस्ट्रीज अगर लॉस में जाएंगी तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी या ओपन होने लगेंगी? नई वाली बंद हो जाएंगी। सो इंडस्ट्रीज बंद होने लगी धीरे धीरे, इंडस्ट्रीज क्लोज्ड। इंडस्ट्रीज जब बंद हो रही थी तो कुछ इंडस्ट्रीज जो बंद नहीं हुई उन्होंने क्या किया? अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। अरे जैसे मेरी एक इंडस्ट्री है, अब मान लो मेरी इंडस्ट्री बहुत घाटे में जा रही है, तो मेरी इंडस्ट्री अगर घाटे में जा रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी इंडस्ट्री से इतना सामान नहीं बिक रहा है, इतनी प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं। अगर मेरा सामान बिक रहा होता तो मैं शायद प्रॉफिट में होता। अगर मेरा सामान बिक नहीं रहा है इसका मतलब मैं लॉस में जा रहा हूँ। इंडस्ट्री लॉस में जा रही थी। इंडस्ट्री जब लॉस में जा रही थी तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। किसको कम कर दिया? प्रोडक्शन को कम कर दिया। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री थी टॉय बनाने वाली फैक्ट्री अगर मेरी है और मेरे अगर टॉयज बिक नहीं रहे हैं, टॉयज अगर मेरे बिक नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है,
मान लो जैसे पिछले साल मैंने 100 टॉयज प्रोड्यूस किए, उस 100 टॉयज में से मेरे 60 टॉयज ही बिके, 40 टॉयज बच गए। अब अगले साल क्या मैं फिर से 100 टॉयज पैदा करूंगा या फिर केवल 60 टॉयज ही पैदा करूंगा, क्योंकि 40 तो पुराने वाले भी तो बचे हैं जो बिके नहीं है, तो मैं 60 ही टॉयज पैदा करूंगा और ओवरऑल फिर मेरे पास कितने 100 टॉयज हो गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछले साल अगर मेरी सेल कम हुई है, अगर पिछले साल मेरी सेल कम हुई है, पिछले साल मेरा सामान नहीं बिका है, तो नए साल में मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपनी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी जो सामान मेरे पास रखा हुआ है, मैंने प्रोडक्शन करने के बाद जो रखा हुआ है, उसको मैं फालतू का बढ़ाऊंगा थोड़ी यार, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला भी तो बचा हुआ है, उसको भी तो बेचना है ना मुझे। सो दैट इज़ वाई जैसे जैसे जब कोई कंपनी लॉस में जाती है ना, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करती, कम करने लगती है, ताकि पिछला वाला तो बिक जाए पहले, उसके बाद तो बेचेंगे नया वाला। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया, इसका मतलब इंडस्ट्री लॉस में जा रही थी। तो इंडस्ट्रीज ने एक और चीज करी, जो लेबर थे ना उनको सैलरी देना बंद कर दिया या उनकी सैलरी कम कर दी। तो ये लोग भड़क गए, गुस्सा हो गए कि हम लोगों का घर कैसे चलेगा, ये तो गलत बात है। इंडस्ट्रीज के खिलाफ विद्रोह होने लगा बहुत कुछ। तो इन इंडस्ट्रीज वालों ने जर्मनी की सरकार से बात की, इंडस्ट्रीज वालों ने जर्मनी की सरकार कौन थी, वीमार रिपब्लिक से बात की कि यार क्या किया जाए, आप बताओ। लेबर लोग सैलरी मांग रहे हैं, हमारे पास है नहीं सैलरी। तो वीमार रिपब्लिक किसके लिए जाना चाहता था, पुअर पॉलिसीज, खराब पॉलिसीज। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया, ये डिसीजन हो सकता है आपको पहली बार सुनने में अच्छा लगे, लेकिन ये है नहीं, इकोनॉमिकली इट इज बैड डिसीजन। तो इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि आप चिंता मत करो, इंडस्ट्रीज वालों से बोला कि आप चिंता मत करो, लेबर लोग सैलरी मांग रहे हैं ना, हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। बोले क्या सॉल्यूशन है भाई, उन्होंने बोला सॉल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि हम आपको पैसा छाप के दे देते हैं। पैसा छाप के दे देते हैं मतलब हर देश की सरकार का जो अथॉरिटी होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने देश में कितनी करेंसी को प्रिंट करते हैं, कितने मनी को प्रिंट करते हैं, पैसा कितना छापते हैं। तो वीमार रिपब्लिक ने बोला जर्मनी की सरकार ने कि लेबर लोग सैलरी मांग रहे हैं ना आपसे, इंडस्ट्री वालों से कहा कि आपसे सैलरी मांग रहे हैं ना, कोई नहीं, हम आपको पैसे छाप के दे देते हैं। वहां पर मार्क करेंसी चलती थी, कौन सी, मार्क। यहाँ पर पैसा रुपए चलता है, वहां मार्क चलता था। तो बोला हम आपको मार्क छाप के दे देते हैं ना, और जो हम आपको देंगे मार्क वो उनको सैलरी लेबर को दे देना। तो ये तो सर अच्छी बात है ना। यही हुआ, जर्मनी की सरकार ने मार्क छापे, मार्क इंडस्ट्री वालों को दिए और इंडस्ट्री वालों ने वो मार्क लेबर को दे दिए, यानी सैलरी अगेन रिसीव्ड, सैलरी मिलने लगी। लेकिन जो मार्क छापे ना वो इतने ज्यादा अनलिमिटेड छाप दिए, इतने ज्यादा छाप दिए कि उससे एक अजीब सी प्रॉब्लम पैदा हुई। इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। होता क्या है कि अगर मान लो किसी देश की सरकार है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई देश की सरकार है और उस देश की सरकार ने बहुत सारे करेंसी को छापा और लोगों और इंडस्ट्रीज को दिया, और इंडस्ट्रीज ने वो बहुत सारा करेंसी लोगों को दे दिया, यानी लोगों के पास करेंसी, मुद्रा, मार्क ज्यादा आ गया, है ना, ज्यादा आ गया ना। अब ये तो अच्छी बात है ना सर, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कैलकुलेटेड तरीके से, बिना कैलकुलेशन के फ्री में मार्क ज्यादा बांटे गए, फ्री में करेंसी ज्यादा बांटी गई, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर मान लो लोगों के पास मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत एक्सेस हो जाती है, तो आप बताओ लोग मार्केट में जाके शॉपिंग ज्यादा करेंगे कम करेंगे, शॉपिंग ज्यादा करेंगे ना, डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। अभी मेरी जेब में 10 रुपए है और यदि आपकी जेब में 10,000 है, तो आप में से और मुझ में से कौन ऐसा होगा जो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहेगा, कौन ऐसा होगा जो पहले सामान खरीदना चाहेगा। अरे भाई जिसकी जेब में 10,000 है, मेरी जेब में 10 रुपए है, तो नहीं जाऊंगा। तो जिसकी जेब में ज्यादा वो डिमांड ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा तो दुकानदार जो है, दुकानदार के जो तेवर होंगे, तेवर वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तेवर मतलब उसके भाव बढ़ जाएंगे यार। वो सोचेगा यार डिमांड बहुत अच्छी आ रही है यार, हर कोई लाइन लगा के खड़ा हुआ है यहाँ पे। दुकानदार के तेवर बढ़ते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है, प्राइस को
बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग तो सामान खरीदने आएंगे ही, तो प्राइस क्या कर देता है, बढ़ा देता है। प्राइस जैसी बढ़ाई उसने, उस व्यक्ति ने जैसी प्राइस बढ़ाई, तो इससे क्या ये नहीं आ जाएगा, देखो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी जिसको बोलते हैं महंगाई, तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इफ मनी विद द पब्लिक इंक्रीजेस too much, then demand also increases too much, then तेवर of दुकानदार also increases too much, then price also increases too much, then inflation also increases too much, and inflation बहुत ज़्यादा जब होता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। और यही हुआ जर्मनी में। सैलरी सबको मिल गई, कुछ ज़्यादा ही मिल गई, एक लिमिट तक ठीक है, ज़्यादा ही मिल गई, ज़्यादा मिल गई, जैसी जितना काम था उससे ज़्यादा सैलरी मिलती गई, तो उन्होंने डिमांड क्या कर दी, बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा कर दी, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया भाई, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि महंगाई अनलिमिटेड हो गई, और उस अनलिमिटेड महंगाई को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है, बोलो क्या बोला जाता है भाई, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन हैपेंड। ये तो गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वीमार रिपब्लिक, तो ये बेकार गवर्नमेंट थी, अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी, ये अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती थी। ये कहानी हमने क्यों पढ़ी सर, हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। राइज ऑफ हिटलर यानी हिटलर का जन्म कैसे होने वाला है, हिटलर एज अ व्यक्ति, वो एक डिक्टेटर जो था, जर्मनी का रूलर था, वो कैसे बनता है, तो हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। जर्मनी के ऊपर जोर जबरदस्ती से एक ट्रीटी लगाई गई। इसके बाद जर्मनी में जो वीमार रिपब्लिक नई गवर्नमेंट आई, वो भी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, पुअर गवर्नमेंट है, नोन फॉर देयर नॉन प्रूडेंट पॉलिसीज, खराब पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज नहीं है उनकी, समझदारी वाली पॉलिसीज नहीं है। ये सब मामला चल रहा है। इसी बीच में राइज होता है हिटलर का, राइज ऑफ हिटलर। जब वहां पर बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन था, तो वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा, पॉवर्टी बहुत ज्यादा, चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी कि लोग कुछ सामान ही नहीं खरीद पा रहे थे, लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके साथ साथ एक चीज और है, 1929 में जर्मनी में और पूरे यूरोप में अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये सब चीजें जब हो रही थी तब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर एक लीडर का जन्म होता है जिसका नाम है हिटलर। हिटलर के बारे में हम देखें तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो जर्मनी के पास में है। बाद में ऑस्ट्रिया से वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कहाँ आके रहने लगा, जर्मनी में। हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1914 से 1918, तब हिटलर ही वॉज इन जर्मन आर्मी, वो जर्मनी की आर्मी में था, ही वॉज इन जर्मन आर्मी। कहते हैं हिटलर जब 1918 में जर्मनी हारा ना, तो हिटलर वॉज वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्सा था उसको बहुत बुरा लगा कि जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हारा, उससे हिटलर को बहुत बुरा लगा। दूसरी चीज, हिटलर को यह भी लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेली साइन हुई थी ना, जिसमें जर्मनी में बहुत सारी पेनल्टी लगाएगी, वो भी जर्मनी के साथ गलत हुआ, अनफेयर हुआ, तो हिटलर को उसका भी बदला लेना था। सो इन 1919 ही जॉइंड अ न्यू पार्टी, और उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट। मैं इसलिए लिख रहा हूं, वैसे इसमें एस आता है, बट हम जर्मन लैंग्वेज में देख रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज में नेशनल सोशलिस्ट ऐसे लिखा जाता है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था इसका, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी में से बाद में लोगों ने NA निकाला और ZI निकाला, और NA और ZI मिलके बने नाजी पार्टी। क्या बना, नाजी पार्टी। सो हिटलर जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, नाजी पार्टी। हम धीरे धीरे नाजिज्म और हिटलर की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मनी की हालत खराब हो चुकी है, और जर्मनी के अंदर जब खराब हालत है तब एक लीडर का उदय हो रहा है। दिस लीडर इज राइजिंग हुज नेम इज हिटलर। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था, एडोल्फ हिटलर। इसके बाद हमने सबसे पहले देखा कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें जर्मनी हार गया। उसके बाद जर्मनी पे बहुत फोर्सफुली ख़राब तरीके से ट्रीटी लगाई गई, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, नो डाउट। इसके बाद जर्मनी में वीमार रिपब्लिक जो नई सरकार बनी, पुअर गवर्नमेंट, पुअर पॉलिसीज, हाइपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब मामला चल रहा है। 1929 में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया। यानी लोग अपनी देश की सरकार से खुश नहीं थे। तब जाके हिटलर ने लोगों को ऑप्शन दिया एक नई पॉलिटिकल पार्टी चुनने का, एक नए व्यक्ति को पावर में आने का। हिटलर जैसे ही 1920s में ये सब चीज़ें देख रहा था, जब जर्मनी बहुत खराब हो रहा था, तब हिटलर स्टार्टेड टू मेक हिज पार्टी, हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, टू मेक हिज पार्टी पॉपुलर। हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पॉपुलर करना शुरू किया। इसके बाद फाइनली 1932 के इलेक्शंस में हिटलर खड़ा हुआ और एडोल्फ हिटलर की पार्टी जीत गई। एडोल्फ हिटलर की पार्टी क्या हुई? जीत गई। इसके बाद 1934 में हिटलर became the most powerful person of Germany। जर्मनी का सबसे पावरफुल पर्सन कौन बन गया? एडोल्फ हिटलर 1934 में। एंड इसके बाद एंड आफ्टर दिस he started to implement his ideology। इसके बाद उसने अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, अब हम ये देख रहे हैं। देखो भाई, हिटलर पॉलिटिकल पार्टी, हिटलर जब इलेक्शंस में खड़ा हुआ है तो हिटलर जीता है, तो पहले हम जरा देख लें कि वो क्यों जीता है। हिटलर ने कहा व्हाट हिटलर सेड। हिटलर जब इलेक्शंस में जीता ना, तो उससे पहले उसने लोगों से क्या वादा किया था कि लोगों ने उसको वोट डाला? हिटलर ने बोला आई विल मेक जर्मनी ग्रेट, पहला, फर्स्ट। दूसरा उसका कहना था कि वीमार रिपब्लिक, जो गवर्नमेंट थी ना खराब वाली, वीमार रिपब्लिक इज ए पुअर गवर्नमेंट, खराब गवर्नमेंट है और इसको हटाना चाहिए और मुझे पावर में लेके आओ। उसने बोला आई विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। मैं जर्मनी में लोगों को क्या दूंगा? रोजगार दूंगा। उसने बोला भाई मैं रोजगार दूंगा, मैं नौकरी दूंगा, पॉवर्टी दूर कर दूंगा, जर्मनी को मिलिटरीली फिर से स्ट्रांग बनाऊंगा, जर्मनी में फिर से वेपन्स को डेवलप करूंगा, जर्मनी अपने साथ हुए खराब बिहेवियर का बदला भी लेगा। याद है जर्मनी पर ट्रीटी लगाई गई थी ना फोर्सफुली। हिटलर का मानना था कि वो ट्रीटी अनफेयर ट्रीटमेंट थी जर्मनी के साथ, एंड आई विल टेक रिवेंज ऑफ दैट, मैं इसका बदला भी लूंगा, ऐसा उसका मानना था। हिटलर जब पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, हिटलर जब अपने 1934 में जर्मनी का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाता है, तब वो स्टार्ट करता है अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना। ये तो था कि उसने क्या कहा ना। अब हम देखते हैं हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी। हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? हिटलर को यह लगता था कि पूरी जर्मनी की जो खराब कंडीशन हुई है ना, उसका रीजन जो है, जो पुअर जर्मनी है, खराब जर्मनी है, उसका जो रीजन है वो रीजन है सम कम्युनिटीज, कुछ लोग हैं जो जर्मनी की बर्बादी का कारण है। ऐसा हिटलर को लगता है। हमें जानकारी कहाँ मिलती है? हमें जानकारी मिलती है हिटलर की किताब माइन काम्फ में। किसमें? माइन काम्फ में, जो उसने 1923 में लिखी। इसमें हिटलर कहता है कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो बहुत ही खराब कम्युनिटी है, जिनकी वजह से जर्मनी बहुत पिछड़ गया, जिनकी वजह से जर्मनी बहुत गरीब हो गया, जिनकी वजह से जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया और XYZ। हालांकि हिटलर, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं आपको हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ कम्युनिटीज़ की वजह से जर्मनी बर्बाद हुआ है, बट ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है। हिटलर पूरी तरीके से सही नहीं है। हिटलर की ज़्यादातर बातें बहुत ही अजीब सी बातें हैं,
बट हम यहाँ पर अच्छे से उसको एनालिसिस कर रहे हैं। हिटलर का मानना था कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से जर्मनी बर्बाद हुआ है। जैसे उसका मानना था ज्यूस। ज्यूस कौन होते हैं? जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं। जुडाइज्म एक रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है ना, ऐसी जुडाइज्म एक रिलीजन है। जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ज्यूस। तो उनकी वजह से जर्मनी खराब है। दूसरा वो कहता है जर्मनी में रहने वाले ब्लैक्स यानी जो नेग्रेटो रेस के होते हैं, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है ना, तो वो ब्लैक्स की वजह से। तीसरा वो कहता है जिप्सीज कौन होते हैं भाई? जिप्सीज यानी आज से लगभग 1000 साल पहले जर्मनी में जो इंडियंस चले गए थे रहने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, और फिर वहीं बस गए, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो वंशज हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ दोज एंशिएंट इंडियंस, दे आर नोन एज जिप्सीज। तो इंडियन ओरिजिन लोग जो हैं वो जिप्सीज हैं। इसके अलावा क्रिपल्ड यानी जो विकलांग है। इसके अलावा उसे भी लगता था कि उसके जो ओपोनेंट्स हैं, जो उसका विरोध करते हैं, वो भी खराब है। सो इस तरीके से उसको लगता था इनकी वजह से जर्मनी पूरा बर्बाद है। और उसको इतना गुस्सा था इन लोगों से कि हिटलर ने अपने लाइफ में लगभग 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया। कितने? 60 लाख ज्यूस को हिटलर ने मार दिया। हम देखने वाले हैं कि हिटलर के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, हिटलर को क्या ऐसा लगता था जिसकी वजह से वो ये सोचता था कि ज्यूस जो है इतने खराब है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी और राइज ऑफ हिटलर एक व्यक्ति का राइज जिसने नाजिज्म आइडियोलॉजी को इतना पॉपुलराइज किया। सबसे पहले हमने देखा कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जिसमें जर्मनी हार जाता है। इसके बाद जर्मनी पे फोर्सफुली ट्रीटी लगाई जाती है, जिससे जर्मनी की बहुत उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। तीसरी, जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी में जो गवर्नमेंट थी वो भी किसी काम की नहीं थी, बिल्कुल रद्दी गवर्नमेंट थी। वीमार रिपब्लिक वैसा रद्दी गवर्नमेंट। फोर्थ, 1929 में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, पॉवर्टी आती है। 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन भी आ गया था। फिफ्थ, उसके बाद जनता जब इन सब मामलों से बहुत दुखी थी, तब जनता को एक नई उम्मीद दिखी हिटलर के रूप में। हिटलर ने बहुत सारे वादे किए कि मैं जर्मनी को फिर से अच्छा बनाऊंगा, जर्मनी बदला लेगा जो जर्मनी के साथ यूरोपियन कंट्रीज ने किया है उस चीज़ का। इसके बाद हमने देखा कि हिटलर की आइडियाज़ क्या थे, हिटलर की बेसिकली हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, हम वो समझ रहे हैं, जिसमें उसका कहना था कि कुछ कम्युनिटीज़ की वजह से जर्मनी पिछड़ा हुआ है। और ये जब बात हमें कहाँ पता चलती है? माइन काम्फ में। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। माइन काम्फ जो उसकी बुक है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। माइन काम्फ में जानकारी मिलती है। माइन काम्फ यानी जर्मन लैंग्वेज में माइन यानी माई, काम्फ यानी स्ट्रगल, माई स्ट्रगल। सो ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। कोई व्यक्ति जब अपनी लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। कोई दूसरा व्यक्ति जब आपके ऊपर कोई बुक लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी पर कोई बुक लिखी है किसी ने, फॉर एग्जांपल आर.एस. शर्मा ने या रामचंद्र गुहा ने, तो वो है महात्मा गांधी की बायोग्राफी। हिटलर ने इतने सारे लोगों को मारा। अब हम देखने वाले हैं कि जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी ना, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसमें उसे ज्यूस से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? ज्यूस से इतनी प्रॉब्लम उसे क्यों है भाई? क्यों उसे ज्यूस से इतनी प्रॉब्लम है? उसके रीजंस हैं। पहला रीजन, बहुत लंबे समय तक, पहला रीजन है हिस्टोरिकल रीजन। पहला क्या रीजन है? हिस्टोरिकल रीजन। आप सभी लोगों ने सुना होगा क्रिश्चियनिटी में ये ऐसा साइन होता है, क्रॉस का साइन होता है एक, ये क्रॉस वाला साइन होता है। ये साइन बेसिकली क्या है? कहते हैं इस क्रॉस पर क्रिश्चियनिटी में जो उनके मैसेंजर थे, जो उनके पैगंबर थे, जो उनके बहुत रेस्पेक्टेड लीडर थे, जीसस, उनको इस पर मारने की कोशिश की गई थी। आपने देखा होगा चर्चेज में एक इमेज रहती है जिसमें एक क्रॉस रहता है और उस पर जीसस जो है क्रूसीफाई हो रखे होते हैं। क्रूसीफाई यानी नेल्स, कील के थ्रू, एक यहाँ पर एक नेल, एक यहाँ पर एक नेल, एक यहाँ पर नेल, पैरों में नेल, और
इससे उन्हें टांग दिया जाता था। सो जीसस को ये किया गया। इससे क्रिश्चियंस बहुत उन्हें खराब लगता है कि इनके रेस्पेक्टेड लीडर के साथ ये किया गया था। रेस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर थे इनके जीसस। जिन लोगों ने जीसस के साथ ये किया था, आज से 2000 साल पहले की बात है ये, वो लोग कौन थे? ज्यूस। कौन थे? ज्यूस। तो इसलिए बहुत लंबे समय से क्रिश्चियंस जो जीसस को मानते हैं और ज्यूस जिन्होंने जीसस को मारने की कोशिश करी, उनके बीच में भाई एक युद्ध चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। दे डोंट लाइक ईच अदर। बट वो हिस्ट्री की बातें हैं, 2000 साल पुरानी बात है। अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हिटलर के दिमाग में बहुत लंबे समय से यही चीज भरी हुई थी जो काफी क्रिश्चियंस में रहती है कि क्रिश्चियंस डोंट लाइक ज्यूस, क्योंकि क्रिश्चियंस के लीडर जीसस को ज्यूस ने मारने की कोशिश की थी। दूसरा रीजन ये है कि हिटलर को ऐसा लगता था कि जर्मनी में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया, उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, उसके बाद जर्मनी अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, इसके लिए मुझे कोई तो चाहिए ब्लेम करने के लिए। वो सोचता था मुझे कोई तो चाहिए स्केप गोट बनाने के लिए। स्केप गोट का मतलब पता है क्या होता है? बलि का बकरा। बलि का बकरा यानी गलती भले ही उसकी होना हो, लेकिन उसको बोल दिया कि तेरी गलती है भाई, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फालतू में किसी को गलती में फंसाना, ब्लेम करना फालतू में किसी पर, दैट इज स्केप गोटिंग। उसे कोई चाहिए था जिस पर वो ब्लेम डाल सके। उसे कोई चाहिए था जिसको वो कॉमन एनिमी बना सके। कॉमन एनिमी यानी वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिस पर वो बोले कि जर्मनी की हार का कारण ये लोग थे, और सभी जर्मनी के लोगों से बोले देखो ये लोग थे, इन लोगों की वजह से हारे हम, वरना हम नहीं हारते। कारण कुछ भी रहा हो जर्मनी के हारने का, लेकिन किसी पर इल्जाम डाल दिया। इससे क्या हुआ? लोगों का ध्यान पूरा उस पर चला गया, रियल प्रॉब्लम पे नहीं कि रियल प्रॉब्लम क्या थी, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, गरीबी थी जिसकी वजह से जर्मनी खराब हो गया। नहीं, पूरा किस पर डाल दिया? शिफ्ट किस पर कर दिया? एक कम्युनिटी पर। भले ही उस कम्युनिटी के बारे में लोग पूरा जानते हैं नहीं जानते, पूरा ब्लेम डाल दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, लोगों की टेंडेंसी होती है ब्लेम करना, जस्टिफाई करना। जैसे क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने एक को बोला बेटा बात मत करो, तो वो मुझे पलट के तुरंत जवाब देगा, सर मैं नहीं बोल रहा था, सर वो ये पूछ रहा था, सर ये पूछ रहा था इसलिए मैंने बस इसको बता रहा था। मैं केवल पढ़ाई की बात कर रहा था, मैं जो है मैं तो सर पूरा आपकी तरफ ही देख रहा था। वो तो इसने पूछा, वो भी पढ़ाई की बात, काम की बात, इसलिए मैंने जो है कुछ बता रहा था मैं इसको, अदरवाइज मैं बात नहीं करता। हाँ बिल्कुल भी ना। बट ये सही नहीं है। व्यक्ति क्या करता है? जस्टिफाई करता है। वो ये तुरंत स्वीकार नहीं करता कि हाँ सर मेरी गलती थी, सॉरी मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, वो कहता है सर ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। ऐसे ही हिटलर ने किया। हिटलर ने भी पूरी जर्मनी के विनाश का कारण किस पर डाल दिया? ब्लेम किस पर डाल दिया? कॉमन एनिमी किसको बना दिया? ज्यूस को बना दिया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा, हिटलर का मानना था कि पूरी की पूरी दुनिया एक पिरामिड की तरह है, और इस पिरामिड में अलग अलग लेयर्स हैं। उसका मानना था कि पूरी की पूरी दुनिया अलग अलग रेसेस में बांटी जा सकती है। और वो कहता था कि जर्मन जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग थे, वो सबसे अच्छे लोग हैं, टॉप पे हैं, वो फर्स्ट पे। और उसके नीचे जाते जाते दूसरी रेस के लोग हैं। सबसे नीचे कौन है? ज्यूस, ब्लैक्स, इंडियंस, जिप्सीज, ये सब सबसे नीचे। नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस क्या होती है? देखो, नॉर्डिक यानी नॉर्थ। अगर आप ये वर्ल्ड का मैप इमेजिन कर सके तो वर्ल्ड के मैप में बीच में से ये लाइन है जिससे वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट में बांटा जा सकता है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इस लाइन के इस तरफ नॉर्थ में है जर्मनी, इधर साइड। सो दिस इज नॉर्डिक जर्मन, तो यानी जर्मनी के। आर्यन का मतलब होता है, आर्यन यानी उसका मानना था कि एक बहुत पुरानी रेस थी आर्यन रेस। वो कहता था कि जर्मनी के लोग वो हैं, आर्यन है। वो गलत नहीं था हालांकि हिस्टोरिकली, बट उसका ये मानना था कि वो सबसे अच्छे हैं, ये गलत है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर ले वो अच्छा। तो ये आर्यन रेस के लोग हैं। और वो कहता था कि ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के बाल कैसे होते हैं? येलो, तो इन्हें ब्लॉन्ड कहा जाता है। ब्लॉन्ड यानी येलो बाल वाले। प्लस इनकी
आईज कैसी होती हैं? ब्लू आईज, ब्लू आईज होती हैं इन लोगों की। सो वो कहता था कि ब्लॉन्ड ब्लू आईज वाले जो लोग हैं केवल वही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब। तो कहता सबसे अच्छी रेस कौन सी है, सबसे पावरफुल कौन सी है? बोलो, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन रेस के लोग सबसे पावरफुल। और सबसे वीक कौन से? ज्यूज, ब्लैक्स और जिप्सीज। फिर उसने एक अलग ही चीज करी। हुआ क्या कि इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, उनका एक सोशियोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम था उनका? हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने चार्ल्स डार्विन, जो आपने नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी के अनुसार नेचर में वही रह पाता है जो अपने आप को नेचर के हिसाब से अडॉप्ट कर सके, चेंज करवा सके, अपने अंदर चेंज ला सके। सो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को उठाया और उसकी थ्योरी को सोसाइटी में लगा दिया। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एक बायोलॉजिकल थ्योरी थी। कैसी थ्योरी थी? बायोलॉजिकल। हर्बर्ट स्पेंसर ने बायोलॉजिकल थ्योरी को सोशियोलॉजिकल थ्योरी बना दिया। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्मार्ट होंगे, इजीली अपने आप को चेंज कर पाएंगे, वही जिंदा बचेंगे, बाकी सब धीरे धीरे मारे जाएंगे। हिटलर ने इसी बात को पकड़ लिया और हिटलर ने बोला कि क्योंकि सबसे अच्छे रेस के कौन है? नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन रेस के लोग। और सबसे बुरे कौन है? ज्यूज और ब्लैक्स। तो सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं वही बचेंगे, बाकी मारे जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसने बोला बाकी लोग तो नेचुरली मारे ही जाने वाले हैं, क्यों ना मैं ही उन्हें मार दूं, थोड़ा जल्दी ये काम कर दूं। वो तो वैसे भी मारे जाने वाले हैं फ्यूचर में, तो क्यों ना मैं नेचर का काम जल्दी कर दूं। तो हिटलर ने अपने इस फंडे में स्यूडो साइंस लगाई। स्यूडो यानी नकली साइंस, फालतू की साइंस, फर्जी साइंस। सो ही यूज्ड स्यूडो साइंस प्रिंसिपल्स एंड ही सेड कि क्योंकि सबसे अच्छे रेस के लोग ये हैं, सबसे बढ़िया यही लोग हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, सबसे फिट यही हैं, यही बचेंगे आगे चल के, तो वैसे ही मारे जाएंगे, तो क्यों ना मैं ही मार दूं इनको, मैं ही जल्दी काम कर दूं इनका तमाम, और यही बचेंगे। सो ही स्टार्टेड टू किल ऑल दीज ज्यूज, ब्लैक्स, जिप्सीज, क्रिपल्ड, और सभी लोगों को मारना उसने शुरू कर दिया। हिटलर ने लगभग 6 मिलियन ज्यूस को मारा। 6 मिलियन ज्यूस। इसमें बच्चे भी थे, एडल्ट भी थे, ओल्ड भी थे। बच्चे यानी जिनकी एज 18 से कम है, जिनकी एज 18 से कम है। एडल्ट यानी जो 18 से 60 के बीच में है। ओल्ड यानी जो 60 से ज्यादा के, किसी को नहीं छोड़ा और बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। हिटलर ने ज्यूस को जो परेशान किया है उसकी 3 स्टेज है। 3 स्टेज। सबसे पहली स्टेज थी एक्सक्लूजन। क्या थी? एक्सक्लूजन। सबसे पहले उसने जर्मनी में जितने भी ज्यूज रहते थे ना, उन लोगों की सिटीजनशिप छीन ली। सिटीजनशिप छीन ली, एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया, उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, सिटीजन नहीं हो सकते, आपको राइट नहीं है, आपको वोटिंग राइट नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके की कोई मैरिज नहीं हो सकती जर्मन्स में और ज्यूज में। एक्सक्लूड करना शुरू किया। सेकंड फेज में वो करता था गेटवाइजेशन। गेटवाइजेशन मतलब ज्यूस को उनके घरों से निकाल के झुग्गी झोपड़ियों में भरना। झुग्गी झोपड़ियों को बोला जाता था घेटोस। क्या बोलते थे? घेटोस। तो वहां पर डालना शुरू किया उसने, जहां पर पॉवर्टी थी, झुग्गी झोपड़ियों में हाइजीन नहीं था, गंदगी, हाइजीन बहुत कम, और डिजीज यानी बीमारियां, ये बहुत ज्यादा। एक्सक्लूजन, गेटोइजेशन, और तीसरा स्टेप था एनहाइलेशन। एनहाइलेशन, एनहाइलेशन यानी डेथ। ज्यूस को उनके घरों से उठाया जाता था, उसके बाद उन्हें ट्रेन में भर भर के अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाता था, जहां पर उनको गैस चैम्बर्स में डाल के मारा जाता था, या फिर सीधे शूट किया जाता था, या फिर सिंपली स्टारवेशन यानी भूख से मार दिया जाता था, या फिर फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम करवा करवा के मार दिया जाता था। कुछ लोग तो नाउमीदी में भी मारे गए कि उम्मीद ही नहीं बचने की। ये सब हुआ।
सो हिटलर का ये पूरा रहा है केस। अब मैं आपको बात बताऊं, ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों डाला गया है? इतना सब हमने पढ़ा, ये हमें क्यों डाला गया है? ये चैप्टर आपकी बुक में इसलिए डाला गया है, 3 चीजें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि उस टाइम पे जब ये हिटलर एक काम कर रहा था तो जर्मनी के ज्यादातर लोगों ने दे वर जस्ट वॉचिंग ऑल दिस। ज्यादातर लोग हिटलर के ये सब काम देख रहे थे, उन्हें ज्यादा मतलब ही नहीं था क्या कर रहा है हिटलर। कुछ लोगों ने हिटलर का बहादुरी से विरोध भी किया है, सम रेजिस्टेड हिटलर, और कई लोग थे जो मारे गए। हिटलर ने जो किया उसके लिए ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों डाला गया है, ताकि आप ये ध्यान रखें कि ये चैप्टर उन लोगों को ट्रिब्यूट है, उन लोगों को ट्रिब्यूट है जिन्होंने बहादुरी से हिटलर का सामना किया। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट नहीं, सम्मान, जिन्होंने हिटलर का सामना किया बिना डरे। ये चैप्टर उन लोगों के लिए एक शेम है जो लोग कुछ नहीं बोले। इट इज अ शेम फॉर देम। और ये वार्निंग भी है कि आप कुछ नहीं बोलोगे तो हो सकता है कल को आप भी मारे जाओ। और तीसरा, जो खत्म हो गए उनको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए कितने सारे लोग मारे गए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इमोशनल चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर क्यों डाला गया है? ताकि आप हिस्ट्री से सीखें, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। हिस्ट्री के बारे में B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि जिसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं वो हिस्ट्री कभी बनाता नहीं। Those who do not know history, they cannot write history, they cannot make history, they cannot create history. अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से आए हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है। So that is why we read history. So ये था चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में कुछ मुझे आपसे बात करनी थी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमें कुछ लेसन्स भी देखे जाता है। सो आज की इस क्लास में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।